हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आज आपके लिए लेके आया हूं कि मोलर ट्यूब को हम बैंड कैसे करते हैं। सॉरी, बैंड नहीं, बॉन्ड कैसे करते हैं मोलर ट्यूब्स को। तो इसके लिए आज जो मेरे पास है ये वॉलडेंट का, ये मैंने अभी रिसेंटली में मंगाया है। ये मोलर ट्यूब्स, ये सेट कुछ इस तरीके से आते हैं। इसके अंदर ये 4 अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं कि अपर राइट, लोअर राइट, इस तरीके के 4 सेक्शंस हैं। और इसके अंदर मेरे ख्याल से ये 20 सेट का एक ट्यूब है, यानी 80 मोलर ट्यूब्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। ये मैंने जो डेंटल कार्ड की वेबसाइट से लगभग 2100 रुपए के आसपास का खरीदा है। इतने के आसपास ही आपको दूसरी कंपनीज के, चाइनीज कंपनीज के आपको मिल जाएंगे। और आज हम जब मोलर ट्यूब्स की हम जब बात करते हैं, तो जब मैंने ऑर्थो स्टार्ट करी तो ये लीस्ट अंडरस्टूड टॉपिक था मेरे लिए। मैंने सबसे पहले बेंडिंग से ही स्टार्ट करे थे। जैसे मेरे मोलर ट्यूब को बैंड कैसे करना, आपने अगर पुरानी वीडियो देखी हुई हो। और बिगिनर्स को मैं ये एडवाइस भी यही करता हूँ कि मोलर बैंड से स्टार्ट करें, क्योंकि ट्यूब बार बार टूट सकती हैं। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया तो सबसे पहले जस्ट एक, आप ये कह सकते हो, एक गोल ट्यूब थी जिसके अंदर मेरी वायर चली जाती थी जस्ट उसका, लेकिन वो फंक्शन कुछ नहीं करा करता था। तो लेटर ऑन जब मेरे को वो कुछ डिफिकल्टीज फेस हुई, मैंने ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट किया, तो मेरे को अपनी कमियां पता लगने लगी कि मैं एक चीप मोलर ट्यूब्स को यूज कर रहा हूं, जो कि एक प्रॉब्लम का कारण हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अच्छे से जानेंगे कि जो ये मोलर ट्यूब है ये कैसी होनी चाहिए, और उसको हम बॉन्ड कैसे करेंगे, किस हाइट पे करेंगे, मीजोडिस्टली किस एंगल पे रखेंगे, और इंक्लिनेशन क्या रखेंगे। इन्हीं सब बातों को हम पहले थ्योरेटिकली जानेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसको मॉडल पे कैसे लगाना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने उसको पेशेंट के अंदर कैसे यूज करना है। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। प्लस मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपको जो मैं ये थ्योरेटिकल बातें पहले बताता हूं, ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या मैं इस टॉपिक को, जो ये थ्योरेटिकल बातें हैं, इसको क्या मैं स्किप कर दूं और डायरेक्टली सिर्फ पेशेंट के ऊपर क्या करना है उसी बातों को बात करें, या इसको भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए फ्रेंड्स, अपनी टैबलेट के अंदर चलते हैं और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो जो आपके सामने जो ट्यूब है वो कई सारी तरीके की हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप इसके अंदर देखें, एक होती है वेल्डेबल ट्यूब और एक होती है बॉन्डेबल ट्यूब। जो ये ऊपर जो है ए सेक्शन वाली, ये है वेल्डेबल, यानी तो आप जब बक्कल बैंड को पहले फॉर्म किया जाता है और फिर उसके ऊपर वेल्ड कर दिया जाता है। ऑब्वियसली ये टाइम टेकिंग है, तो हम नॉर्मल डे टू डे क्लिनिक के अंदर ये नहीं करते हैं, हम प्री फॉर्म बैंड ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पीजी स्टूडेंट्स को आज भी ये तरीका सिखाया जाता है। सेकंड है बॉन्डेबल। अब इसके अंदर नीचे क्या है, ये मैश वर्क है, ये आप ये मैश देख रहे हैं, और ऊपर वाले में कोई मैश वर्क नहीं है, वो जस्ट एक प्लेन है। तो इस मैश वर्क का क्या काम, क्या रोल है कि इसको हम जब कंपोजिट इसके अंदर घुस जाता है, मैकेनिकली लॉक हो जाता है ताकि वो डिसलॉज ना हो। फिर जो मोलर ट्यूब हो सकती हैं वो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। अगर ये देखिए, एक ओवल है, फिर उसके बाद राउंड, ओवल और रेक्टेंगुलर। अब इसके अंदर जो मैंने जैसे बताया, एक राउंड वाली मैं यूज करता था जिसके अंदर कोई टिप टॉर्क नहीं होती थी। लेकिन अगर आप एमबीटी ब्रैकेट्स को यूज कर रहे हैं, जो कि काफी कॉमन है, या डायमंड्स को यूज करते हैं, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी मोलर ट्यूब्स आपको यूज करनी चाहिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। क्योंकि इन ट्यूब्स के अंदर भी टिप टॉर्क एक्सप्रेस हो सकता है, और यही हमें यूज करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जो मोलर ट्यूब्स है उसके अंदर कितने वायर के स्लॉट्स हैं। अगर जैसे पहले सिंगल है, फिर डबल है, फिर ट्रिपल है, तो जो बिल्कुल चिपका हुआ है, बेस से जो चिपका हुआ है, जैसे दिस वन एंड जो ये बिल्कुल दिस वन जो मिडल वाला है, जिसके अंदर, इनके अंदर ही हमारी मेन वायर जाएंगी। जो सेकेंडरी स्लॉट्स हैं वो आपके जैसे हेड गियर वो करने के लिए, या आपने डीप बाइट करेक्ट करने के लिए कोई ऑक्सिलरी वायर डाल रहे हैं, उनको यूज करने के लिए होता है। फिर अगर आपकी जो ये एडवांटेज, अगर आपसे पूछा मोलर ट्यूब क्यों यूज करना था, उसका सिंपल सा जो मेन रोल है कि भाई ये क्यों करना है, क्योंकि बेंडिंग के अंदर बहुत सारा टाइम लगता है। कि आपने पहले सारे सेपरेटर्स प्लेस करे, नेक्स्ट विजिट के अंदर बुलाया पेशेंट को, उसके अंदर से 2-3
गायब होंगे, या कई बार सारे के सारे सेपरेटर एक साथ प्लेस भी नहीं हो पाते हैं, फिर आप फिर से उसके अंदर लगाओगे। अगर आपने 6-7 को एक बैंड करना है तो इट माइट टेक 5 to 6 सिटिंग्स ऑफ अ पेशेंट कि आप उसको सारे के सारे सिर्फ बेंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा बहुत टाइम सेविंग है, जो इसका मेन एडवांटेज लगता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है, ये टूट सकता है, और जब ये टूटता है बहुत काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। उसका कारण क्या है कि आप मान लेते हैं रिट्रैक्शन फेज पे और आपका मोलर बैंड टूट गया, तो अब क्या करोगे? आपको पहले वायर डाउनग्रेड करनी पड़ेगी, फिर से अलाइन करना पड़ेगा, फिर से आप उसको करोगे। लेकिन आपका जो ये टाइम पीरियड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने सबसे पहले जब स्टार्ट किया जो मोलर ट्यूब्स को लगाना, तो मेरे साथ जो ये टूटने की समस्या थी कि काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर आप भी बिगिन करेंगे और आपका मोलर ट्यूब टूट रहा है तो आप समझ जाइए ये एक फेज़ है जो आपको निकालनी है, और उसके बाद आपको खुद से पता लग जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से मैं वायर को कट करता था स्टार्टिंग के अंदर, वो भी एक मोलर ट्यूब्स को तोड़ने का कारण हो सकता है। तो जो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण समझा जाता है कि मोलर ट्यूब डिसलॉज ना हो, तो ये इसका जो मैश वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ये मैश वर्क आप इस पिक्चर्स के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर हमारा काम क्या है कि कंपोजिट इसके अंदर घुस जाए और मैकेनिकली लॉक हो जाए। ये जितना बेटर होगा उतना कॉस्टली भी होगा, और उतना आपकी जो मोलर ट्यूब है डिसलॉज के चांसेस कम से कम होंगे। अब बात करते हैं कि जो ये मोलर ट्यूब है ये इसका डिजाइनिंग कैसे की जाती है, कितना क्या रखा जाता है, इस चीज को हम देखते हैं। तो उससे पहले समझने से पहले हम ये देखते हैं कि असली दांत कैसे अरेंज होते हैं। अगर हम देखें इसके अंदर जो ये मोलर है ये एक आर्च को फॉलो कर रहा है प्रीमोलर तक, फिर उसके बाद ये अंदर के अंदर डिस्टली अंदर से टिप होता है, ये अंदर से घुसा होता है ऐसे, और ऐसे ही सेकंड मोलर भी घुसा होता है। तो ये 10 डिग्री अंदर घुसा हुआ है, इसको हम मोलर ऑफसेट भी कहते हैं। अब जो ये मोलर ऑफसेट है इसी को मोलर ऑफसेट, ताकि हमारे जो हमारा ट्यूब है, बक्कल ट्यूब है, उसके अंदर भी हम इंक्लूड करते हैं। अगर आप इस ट्यूब को ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो ये रेड वाली लाइन है ये है ना, जो येलो वाली दांत की जो पैरेलल लाइन है उसके साथ 10-10 डिग्री चेंज है इसके अंदर। तो ये इनबिल्ट होता है हमारे आज के जो मोलर ट्यूब्स हैं उसके अंदर। और अगर ये इनबिल्ट नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है, मोलर ऑफसेट उसके अंदर नहीं है, और आपको उसके अंदर वायर के अंदर ये ऑफसेट देना पड़ेगा इसको सही से अरेंज करने के लिए। ये सेकंड इमेज में अगर ऑक्लूजल व्यू से इसके अंदर भी देख सकते हैं कि येलो और जो 10 डिग्री का जो है इसके अंदर ऑफसेट दिया हुआ है, इसको हम मीजियल ऑफसेट भी कहते हैं। ये एक जूम्ड इमेज है कि आपका अगर आप देखें तो जो ये मीजियल ओपनिंग है ये वाली, ये थोड़ी कम है और डिस्टल ज्यादा है। इस तरीके से आपको ये डिस्टेंस बनेगा, और यही सिर्फ एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप मोलर ट्यूब्स को उठा के देखेंगे, आपके मानो ये चारों मोलर ट्यूब मिक्स हो गई हैं, तो इस मोलर ऑफसेट को ही आप देख के समझ जाओगे कि अपर है या लोअर है। अगर हम बात करें लोअर के अंदर ऐसा कोई ऑफसेट नहीं होता, वो जो हमारी आर्च फॉर्म चली आ रही है प्रीमोलर तक उसी को फॉलो करता रहेगा। इसीलिए जो हमारा मोलर ट्यूब है उसका जो बेस है उससे वो कोई उठा हुआ नहीं होता। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मोलर टिप की। अगर हम देखा जाए तो जो हमारा जो दांत है वो नॉर्मली मीजियली हल्के हल्के टिप होते हैं अपर के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं 5 डिग्री, ये हल्का सा टेढ़ा है, मीजियली टिपिंग होती है इस दांत के अंदर। और यही हमारा जो मैंडिबुलर मोलर है ये बहुत ज़्यादा टिप नहीं होता, ये ओनली 2 डिग्रीज होता है। तो इसी टिपिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप इस इमेज में देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है मीजियल और ये डिस्टल, इसमें थोड़ा सा फर्क रखा गया है। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमें 5 डिग्री मोलर को टेढ़ा करना है। तो जब हमारी इसके अंदर से आर्च वायर जाएगी तो ये इसको थोड़ा सा 5 डिग्री टिप कर देगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये 5 डिग्री टिप कर देंगे माउथ के अंदर, ये देखा नहीं जा सकता कि 5 डिग्री थोड़ा सा टेढ़ा हो गया या नहीं हो गया है। तो इस वजह से जो ये जो टिपिंग है ये भी हमारे मोलर बैंड के अंदर, मोलर ट्यूब के अंदर पहले से इनबिल्ट होती है। तो यानी आपने आज की डेट के अंदर अगर वो जो मोलर ट्यूब लगानी है वो उसके ऑक्लूजल के पैरेलल लगानी है, ये टिपिंग ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट है।
तो जैसे अगर मैं इसको जूम इमेज को देखते हो आप मोलर ट्यूब के अंदर, तो ये वाला जो डिस्टेंस देखिए और ये वाला जो डिस्टेंस देखिए, ये कंपनी ने ऑलरेडी हमारा काम आसान कर दिया है, ताकि इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना, आपने बस इस बेस को ऑक्लूजल के पैरेलल रखना है। अगर आप जब हम ऑर्थो करा करते हैं, तो जब हम फोर्स लगाते हैं, रिट्रैक्शन करते हैं, तो आपने अगर ऑलरेडी ऑर्थो कर रहे हो तो आपने कभी देखा होगा कि जो पैलेटल कस्प है अपर मोलर्स का, वो नीचे आ गया है और उसने बाइट को ओपन कर दिया है, ताकि ये समस्या ना आए। तो इस वजह से हमारे जो मोलर ट्यूब्स हैं उसके अंदर टॉर्क भी होती है, ताकि वो जो रूट की एंगुलेशन है उसको करेक्ट रखे, पैलेटल कस्प को नीचे ना आने दे। इस वजह से इसके अंदर अपर के अंदर -14 होता है और लोअर के अंदर -20 होता है। तो अगर आप इस इमेज के साथ देखिए कि इसके अंदर पैलेटल कस्प नीचे आ चुका है, और अब ऑक्लूजल करेक्ट करने के लिए, ऑक्लूजल सेटल करने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, कि इसके अंदर जैसे मिनी स्क्रू लगा रखा है जो इस दांत को बकली रोटेट करेगा। अगर यही सब टॉर्क हमारे वायर के अंदर, ब्रैकेट के अंदर पहले से ही एक्सप्रेस हो, तो वायर ही पहले इसको एंगुलेट कर देगी, ताकि आपको ये सब इतना सब कुछ करने की जरूरत ना पड़े। अब हम अपर मोलर्स की ट्यूब के बारे में देख लेते हैं, वो दिखने में कैसी होगी। तो जैसा मैं अभी तक बात करें कि इसके अंदर जो मोलर 10 डिग्रीज मोलर ऑफसेट होना चाहिए, और थोड़ा सा इसके अंदर टिपिंग होनी चाहिए, और इसके अंदर -14 टॉर्क होनी चाहिए। तो ये -14 डिग्री यहाँ पे टॉर्क एक्सप्रेस है। रेक्टेंगल जो इसके अंदर, जिसके अंदर रेक्टेंगुलर जो ओपनिंग है, इसकी हल्की सी टेढ़ी दिखेगी अगर आप जब उसे हाथ में उठा के देखेंगे। ये मीजल पार्ट कम होता है और डिस्टल पार्ट उठा हुआ आता है, तो ये हमारी मोलर ऑफसेट के लिए है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम ज़्यादा होगा, जो हमारी टिपिंग को कंट्रोल करेगा। तो सेम वे इसमें हमारा जो मोलर है, लोअर के अंदर कोई 0 डिग्री टिप इसके अंदर इनबिल्ट होता है, -20 डिग्री इसके अंदर टॉर्क इनबिल्ट होता है, और इसके अंदर कोई ऑफसेट नहीं होता, क्योंकि वो आर्च एक ही लाइन के अंदर होती है। और ये ऐसे ही कुछ चीजें, फीचर्स हमारी सेकंड मोलर ट्यूब्स के अंदर भी दिया गया है। अगर आप ये देखिए कि ये बिल्कुल वो वाला जो मोलर ट्यूब था वो बिल्कुल सेंटर में लगा था बेस के, ये आपके एक साइड में हो गया है। इसमें -10 डिग्री टॉर्क हो गई है और 0 डिग्री ऑफसेट हो गया है। तो जैसा हमारा एक्चुअल में भगवान ने जैसा मोलर को जिस पोजीशन पे बनाया है, हमारा काम क्या होता है उसी पोजीशन के ऊपर उसको मेंटेन रखना, ताकि वो जो मोलर है वो अपने जगह से मूव ना हो और एक अच्छा मोलर रिलेशन हम दे सकें। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा जो ट्रीटमेंट है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आप देखेंगे कि वो रिलैप्स हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमने देख लिया कि मोलर ट्यूब कैसी होती है। अब हम ये देखेंगे कि इसको लगाना कौन सी पोजीशन के ऊपर है। तो पहले हम बात करते हैं मीजियो डिस्टल पोजीशन के ऊपर। तो जो ये मीजियल डिस्टल पोजीशन होता है वो आपको मीजियो बक्कल कस्प के बिल्कुल ऐसे रखना होता है, बिल्कुल उसके पैरेलल रखना होता है आइडियली। लेकिन अब जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो पाते हैं कई बार, उसका कारण क्या है कि जो इसके अंदर जो मोलर ट्यूब है इसके अंदर एक नॉच बनाई होती है जो कि बक्कल ग्रूव में सबसे अच्छी अडेप्ट होती है। तो होता क्या है कि हम उस बक्कल नॉच को ही उस बक्कल ग्रूव के अंदर अडेप्ट कर देते हैं, ऑलमोस्ट वो इस पोजीशन पे पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि अब हम हर दांत कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो कई बार ये मैंने देखा है कि एग्जैक्टली इस पोजीशन पे नहीं बॉन्ड हो पाता है, लेकिन नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। अब बात करते हैं हाइट की, कि ये जो कस टिप से ये कितने mm ऊपर लगेगा, कि भाई 3 mm लगेगा, 2 mm लगेगा या 4 mm लगेगा। तो अनलकीली हम प्रिसाइज हम इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को लगाते हैं तो MBT गेज होता है जो उसके अंदर इंगेज हो जाता है। अब हमारे पास कोई MBT गेज इसके अंदर इंगेज नहीं होता, तो एग्जैक्टली हाइट तो हमें नहीं पता लगेगी। तो अब होगा क्या कि हमें एक अंदाजे से ही इसको लगाना पड़ता है, और जो ये हमारा अंदाजा है वो इस आर्च की लाइन को फॉलो करता होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि ये मैंने इस ब्रैकेट को ऊपर लगा दिया थोड़ा सा, तो होगा क्या, तो ये जब इसको मोलर को नीचे ले आएगी वायर, तो जब मोलर एक्सट्रूड हो जाएगा तो बाइट ओपन हो जाएगी।
अगर मान लेते हैं इस बाकी ब्रैकेट के मुकाबले मैंने थोड़ा सा इसको इंफीरियर लगा, ओक्लूजल की तरफ लगाते हैं, नीचे की तरफ लगा दिया, तो क्या होगा, ये एक इंट्रूजन फोर्स डालेगी मोलर्स के ऊपर। तो इसको थोड़ा बहुत हम अपने ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मानो किसी की डीप बाइट है एंड मैं उसको मोलर को एक्सट्रूड करा देता हूँ, अगर किसी की ओपन बाइट है तो मैं मोलर को इंट्रूड करा देता हूँ। तो ये हल्का फुल्का चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसको अनवांटेडली हो जाए तो दैट्स वी डोंट वांट। तो ये एक आपको जो भी हाइट इसके ऊपर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ब्रैकेट की वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मैं नॉर्मली इसको 3.5 के ऊपर सेट करता हूँ सेकंड प्रीमोलर के ब्रैकेट को, और ये 3 mm के आसपास करता हूँ। तो आप जैसे 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 आप मॉडल के ऊपर करके देखिए कि आपका ब्रैकेट जो बक्कल ग्रूव से है वो कितने ऊपर है, ताकि आपको आईज ट्रेंड हो जाएगी, यार ये 3 mm पे है, 2.5 mm पे, लेकिन इसका कोई परफेक्ट तरीका नहीं है जिससे आप इसको मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ऊपर हो गई या नीचे हो गई, उसके इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं कि जो टिप होती है, जैसे मैंने बताया कि ये 5 डिग्री टिल्ट होता है ऊपर वाला जो ट्यूब होती है, लेकिन वो हमारी ऑलरेडी हमारे ब्रैकेट के अंदर इनबिल्ट है। तो इस वजह से ये वाली जो ओक्लूजल लाइन की ये पैरेलल ही आपको प्लेस करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी थ्योरेटिकल बातें सारी की सारी। अब हम देखते हैं कि उसको हम मॉडल पे और पेशेंट के ऊपर कैसे प्लेस करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो याद रखना कि नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। ये मेरे पास वोल्टेंट का मोलर ट्यूब्स है जिसके ऊपर मार्किंग्स भी अपर लेफ्ट अपर राइट, लेकिन हो सकता है आपने 3-4 निकाल दो, आपके असिस्टेंट ने सेम ही डब्बे के अंदर डाल दिया हो। तो आपको डिस्टिंग्विश करना आना होना चाहिए। अब डिस्टिंग्विश कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी जैसे देख चुके हैं पीछे स्लाइड्स के अंदर, कि आपने मोलर ऑफसेट को देखना है कि मैक्सिला के अंदर मोलर ऑफसेट होता है वो बेस से उठा हुआ होता है, और जो मैंडिबल है उसका बेस से बिल्कुल चिपका हुआ होगा। अब जो उठा हुआ दिख रहा है वो मैक्सिला का, और जो बिल्कुल बेस से चिपका हुआ है वो मैंडिबल का होता है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं उसके ऊपर एक नंबर भी लिखा होता है, जैसे 2636 इस तरीके, ताकि आप उसी को देख के भी पहचान सके कौन सा है। अब ये मेरे पास ट्वीजर्स हैं कुछ, और ये मेरे पास बॉन्डिंग एजेंट है, और ये मेरा एजेंट है। तो मैं इसको मोलर ट्यूब के अंदर की पोस्टर मोलर ट्यूब की जो ये ट्वीजर है मैं उसको पकड़ता हूँ, और इसको पकड़ने का जैसा आपको मन करे वैसा पकड़ सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है। अब जैसे मोलर ट्यूब से मैं इसको पकड़ रहा हूँ और मैं इसको बक्कली से अप्रोच करूंगा बिल्कुल इस तरीके से, एंड लाइक वाइज दिस इस तरीके से मैंने प्लेस करना है, और चीक को रिट्रैक्ट करके रखना है। आप ऐसे ही जो हमारा ब्रैकेट होल्डिंग ट्वीजर है आप उससे भी इसको पकड़ सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा गाल को ज्यादा रिट्रैक्ट करना पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट से आएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम एचिंग कर लेते हैं। एचिंग वही सेम स्टेप है जैसे हम कंपोजिट में करते हैं, 20 सेकेंड एच करेंगे हम, और उसके बाद हम इसको वॉश करके ड्राई कर लेंगे। बॉन्डिंग एजेंट लगा देते हैं यानी प्राइमर लगा देते हैं हम, एंड लाइट क्योर। फिर इसके बाद हम अपने जो मोलर ट्यूब है उसके ऊपर हम एडेसिव लगाएंगे। एडेसिव लगा के आप इसको अच्छे से बेस के ऊपर स्प्रेड कर लीजिएगा ताकि वो इवनली हो जाए और वो अच्छे से बॉन्ड हो जाए, क्योंकि मोलर ट्यूब का जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज वो टूटना ही होता है। तो जो ये वाला जो बॉन्डिंग का प्रोसीजर है इसके अंदर आपकी आइसोलेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए और आपका कंपोजिट अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए। तो एक जो इसके अंदर जो हुक बना हुआ है जो बकल ग्रूव में फंसता है, आपको एग्जैक्टली वहीं पे पोजीशन करना होता है। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी हाइट को मेजर करने का कोई खास तरीका नहीं है, कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है, एंड वी हैव टू मेक इट पैरेलल टू ऑक्लूजल प्लेन। और जब हम इसको एक बार थोड़े से पोजीशन ठीक हो जाएगी तो थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा कंपोजिट है वो निकल जाए और हम उसको एक्सेस को भी क्लीन कर सकें। अब मुझको ये ठीक लग रहा है, एंड फिर उसके एक्सेस क्लीन करने के बाद हम उसको क्योर कर देंगे। ये ऑक्लूजल व्यू है, जो हमारा मीजोबक्कल कस्प है उससे ये स्टार्ट होगा। लाइकवाइज अब हम लोअर के लिए करेंगे, सेम वे में एडेसिव लगाएंगे, और एडेसिव को स्प्रेड करने के बाद हम उसको बक्कल ग्रूव में उसको प्लेस करेंगे।
बातें बिल्कुल सेम है, आपने ओक्लूजल प्लेन के रखना है, मेसोबक्कल कस्प से स्टार्ट होना चाहिए और इसकी हाइट लगभग 3 mm के आसपास हम रखते हैं। पेशेंट के अंदर भी सेम ही स्टेप है। अब आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा जो चीक रिट्रैक्टर है वो बिल्कुल गाल को दूर करके रखता है ताकि वो बिल्कुल टच में ना आए, सक्शन लगी होनी रहनी चाहिए ताकि बिल्कुल भी ये चांस ना हो कि आपका सलाइवा वहाँ पे आ जाए। आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर हम इसको प्लेस करेंगे, ऑक्लूजल प्लेन से चेक करेंगे, एक्सेस को क्लीन करेंगे एंड फाइनली क्योर कर देंगे। पेशेंट में जब आप पहली बार करेंगे तो ये आपको टफ हो सकता है, जैसे प्रेस किया तो देखो वो पोजीशन चेंज हो गई है। मैंने ये नोट किया है कि जितनी बार आपको ये पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी उतनी बार स्ट्रेंथ समझ लीजिए इस बॉन्डिंग की कम होती जाती है। तो कोशिश हमने यही करनी है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सही पोजीशन पे लगाने की कोशिश करनी है ताकि जो ये कंपोजिट है, प्राइमर है, ये अपने से अच्छा वर्क कर सके। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Jai Hind.